बादलों ने की है ये कैसी साजिश, सबके दिल में जगी है मीठी सी ख्वाहिश, उस पर मसूरी की झमझमाती बारिश। चलिए सुनते हैं प्यार की प्यार से गुजारिश। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल अग्रवाल आपके लिए लेकर आई हूँ कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का भाग 102। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि लिली के बर्थडे पर वह सभी को ट्रीट देती है और उसे बहुत से तोहफे मिलते हैं। सूरज उसके लिए केक मंगवाता है और वह बताती है कि वो 24 साल की हो गई है। सूरज लिली और फ्रांसिस की सेटिंग करवाने के लिए उसे फ्रांसिस के बाइक पर जाने को कहता है और प्रभात और रोजी को नज़दीक लाने के लिए तिकड़म लगाता है। उसका आइडिया काम कर जाता है। अब आगे। प्रभात की बाइक पर बैठी रोजी ने पीछे लगे स्टैंड को कसकर पकड़ लिया और पूछा, तुम स्पीड ड्राइव तो नहीं करोगे ना प्रभात? भरोसा रखिए, आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा मिस रोजी। प्रभात ने जोर से कहा। तेज हवा और बारिश की आती बूंदें दोनों को भिगा और गुदगुदा रही थी। रोजी के कपड़े भीगने लगे तो वह और घबराई। उसने प्रभात के कंधे पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि प्रभात भी पूरी तरह भीग चुका है। सड़कों पर पानी भर गया था। गाड़ी को मुश्किल से गड्ढों से पार कराता प्रभात उस सड़क पर आ गया था जो रोजी के घर की ओर जाता था। बारिश तेज होने लगी थी और अब रुकने के अलावा कोई उपाय नहीं था। गाड़ी स्लिप हो रही है, प्रभात ने कहा और ब्रेक लगाई। रोजी उतरकर एक तरफ खड़ी हो गई। दोनों भीग रहे थे। आइए उधर चलते हैं, प्रभात ने एक और इशारा किया। दोनों एक छज्जे के नीचे आए। थोड़ी सी जगह थी वहां बारिश से बचने के लिए। दोनों वहीं खड़े हो गए। रोजी ने अपने ड्रेस के पानी को निचोड़ा। उसका बदन उस ड्रेस के रंग की वजह से और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। प्रभात ने अपनी नजरें घुमा ली और तेज होती बारिश को देखने लगा। अब उसे सूरज और अपने किए पर अफसोस हो रहा था। रोजी ने अपने बालों का पानी भी झटका और थोड़ी राहत महसूस की। बारिश को देखती वह बोली, अब घर कैसे जाएंगे? कम हो रही है बारिश, वो देखिए। रोजी थोड़ा दीवार से चिपक गई थी। उधर थोड़ा अंधेरा था, लेकिन मैं इस हाल में घर नहीं जा सकती, और वो भी तुम्हारे साथ। नॉट एट ऑल, उसने कहा। आप मुझसे अभी भी नाराज़ हैं? प्रभात ने उसकी तरफ न देखते हुए पूछा। नहीं, वो बात नहीं है। मैंने तुम लोगों को कभी बताया नहीं, बट माई फैमिली इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, स्पेशली माई सो कॉल्ड डैड। वह बोलते हुए खो सी गई। लेकिन क्यों? प्रभात ने पूछा। क्योंकि वो मेरे डैड नहीं है, वो मेरी मामा की सेकंड हस्बैंड है। क्या? प्रभात का मुंह खुला का खुला रह गया। रोजी की जिंदगी की ऐसी बदसूरती भी हो सकती है, ये उसने तो क्या होटल में किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। होटल में सभी को अपनी एक स्माइल से मदहोश कर देने वाली रोजी के जीवन का सच जानकर वह हैरान रह गया। अगर मैं इस हाल में इतनी रात को तुम्हारे साथ घर गई ना, तो जेम्स अंकल मेरी और मेरी मामा की चमड़ी उधेड़ देंगे, उसने कहा। और आपके डैडी? प्रभात ने पूछा। वो ज़्यादा शराब पीने की वजह से मर गए, उस मक्खन सिंह की तरह, वह घृणा से बोली। तो फिर? प्रभात को समझ नहीं आ रहा था कि वह रोजी को इस मुसीबत से कैसे निकाले। कैन वी गो टू योर होम प्रभात?
रोजी ने पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, प्रभात यह सुनकर हड़बड़ाते हुए बोला, पर उसे माताजी का डर भी सताने लगा था। ठीक है, मैं मामा को कॉल करके बोलती हूँ कि मैं लिली क्या हूँ और मॉर्निंग में आऊँगी, तो शायद जेम्स अंकल उन्हें कुछ ना कहें। कहते हुए उसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला, पर वह भी भीग गया था और चालू नहीं हो रहा था। इसे घर जाकर देखेंगे, चलिए बारिश कम हो रही है, प्रभात ने कहा और बाइक की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में दोनों प्रभात के घर के सामने थे। बाइक के आने की आवाज़ सुनकर माताजी आई और रोजी को उसके साथ देखकर आशंकित हो उठी। प्रभात ने लिली के जन्मदिन और गाड़ी खराब होने की बात बताई तो वह आश्वस्त हुई, लेकिन अपने बेटे के साथ एक क्रिश्चियन लड़की का इतना मेल जोल देख उनके दिल में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। मेरे पास तो साड़ियाँ हैं सिर्फ, पर तुम तो शायद पहनोगी नहीं, उन्होंने व्यंग्य किया। रोजी को खामोश देख प्रभात माताजी को दूसरी तरफ ले गया। माताजी को समझा बुझाकर वह रोजी के पास लौटा। चलिए आप मेरे कमरे में चेंज कर लीजिएगा, कहते हुए वह उसे अपने कमरे में ले गया। कमरे में हीटर चलाकर वार्डरोब से अपने कुछ कपड़े निकालकर वह बाहर चला गया। जिस वक्त रोजी अपनी स्कूटी पर लात घुसों की वर्षा कर रही थी, उस वक्त लिली अपने बॉयफ्रेंड फ्रांसिस के साथ तितली की तरह आंखों में रंगीन सपने सजाए उड़ी जा रही थी। मगर फ्रांसिस नीलम के हाथ से निकल जाने का शौक मनाता हुआ गाड़ी चला रहा था। ऊपर से इस बेमौसम की बरसात ने उसका मूड और बिगाड़ दिया था। जैसे तैसे बारिश से बचता हुआ वह स्टाफ के लिए बने अपार्टमेंट में जा पहुंचा। वो और उसका भाई रॉकी वही एक क्वार्टर में रहते थे और लिली दूसरी तरफ के क्वार्टर में एक लड़की के साथ रूम शेयर कर रहती थी। जैसे ही लिली बाइक से उतरने को ही बाइक स्लिप हो गई और दोनों नीचे आ गिरे। लिली को पैर में चोट आई और वह कराहने लगी। फ्रांसिस बेचारा अपनी किस्मत को कोसता अपना हेलमेट उतारकर बाइक को सीधा करने लगा। वैसे तो लिली को थोड़ा सा ही लगा था, पर वह इतनी नाजुक थी कि उसे चला ही नहीं जा रहा था। उसे उन तमाम हिंदी फिल्मों के दृश्य याद आने लगे जिसमें हीरो हीरोइन के पैर पर मोच आने पर उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। सोचकर वह और भी कराहने लगी। फ्रांसिस ने उसकी यह हालत देखी तो बहुत घबराया और उसे सहारा देने के लिए उठाने लगा। लिली जरा सा ही आगे चली कि अंधेरे की वजह से सामने पानी का गड्ढा न देख पाने पर उसमें गिर गई। अंधेरे में लिली को यूं चिल्लाता देख फ्रांसिस पूरी तरह डर गया। उसने टॉर्च मारकर देखा, आगे घुटनों तक पानी भरा हुआ था। लिली पानी में गिरी हुई थी। उसने उसे जल्दी से पानी से निकाला। ओह माय गॉड, क्या हालत हो गया तुम्हारा। उसने लिली के ड्रेस में से पानी झटका। लिली को ठंड लग रही थी और वह बुरी तरह कांप रही थी। उसे सांस लेने में अब तकलीफ होने लगी थी। उसे इस हालत में देखकर फ्रांसिस आगे जाने की हिम्मत न कर सका। उसका क्वार्टर पास ही था। उसने लिली को अपने साथ चलने को कहा, पर लिली बेहोश हो रही थी। फ्रांसिस के कंधे पर वह उसका सहारा लेकर लटक गई। अब तो उसका बुरा हाल हो गया। उसे तेज करंट लगा। लिली को संभालते हुए वह उसे अपने बाहों में उठाकर कमरे में ले आया। गनीमत है कि रॉकी कमरे में नहीं है, नहीं तो इस तूफानी रात के किस्से कल होटल में लाइव चल रहे होते, उसने मन ही मन सोचा। लिली को लाकर उसने बेड पर उतारा, पर लिली होश में नहीं थी। उसे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। फ्रांसिस उसके कपड़े सुखाने का इंतज़ाम करने लगा और रूम हीटर ऑन कर दिया। वह हॉट एयर ब्लोअर ले आया
और उसके कपड़े सुखाने लगा। जिस वक्त लिली फ्रांसिस के साथ बाइक पर उड़ी जा रही थी, उसी वक्त नीलम कोठी पर पहुंचकर अपना फ़ोन चेक कर रही थी। कार में उसका फ़ोन पर्स में पड़ा बहुत देर तक वाइब्रेट हो रहा था। ये उसे मालूम था, पर सबकी उपस्थिति में मंजीत से बातें करने में उसे शर्म महसूस होती थी। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो पाया कि मंजीत की 10 मिस्ड कॉल थी। उसने मंजीत को कॉल बैक किया, पर वह तो मुंह फुलाए बैठा था। उसने फ़ोन पिक ही नहीं किया। नीलम ने दोबारा रिंग की, इस बार भी नो आंसर। तीसरी घंटी बजी, पर मंजीत ने आंसर नहीं किया। उसने मैसेज टाइप किया, आई एम सॉरी, प्लीज़ टेक माई कॉल। मंजीत अपनी बीजी को दवा खिलाने के लिए उनके कमरे में गया हुआ था, इसलिए वह नीलम का फ़ोन उठा नहीं पा रहा था। जैसे ही नीलम का मैसेज आया, उसने उसे पढ़ा, फिर मुस्कुराते हुए फ़ोन साइलेंट करके साइड में रख दिया। अपनी बीजी को दवा खिला और उनके पैरों की मालिश कर वह अपने रूम में आया तो उसने देखा कि उसके फ़ोन पर नीलम के 20 मिस्ड कॉल्स और 8 मैसेजेस थे। उसने एक एक कर सारे मैसेजेस पढ़े। हर एक में सॉरी और बाहर होने की बात का जिक्र था और फ़ोन न देख पाने की सफाई। नीलम को अपने लिए इतना बेचैन देख मंजीत को दिल ही दिल में बहुत खुशी हो रही थी। अभी तक दोनों ने प्रत्यक्ष में प्यार का इजहार नहीं किया था, मौका ही नहीं मिला। आज वह नीलम के सामने अपना दिल खोल कर रख देगा। सोचते हुए उसने फ़ोन को देखा। स्क्रीन पर नीलू उभर रहा था। उसने फ़ोन जल्दी से पिक किया। हाँ नीलू, वह गंभीर होकर बोला। उसकी आवाज़ सुन नीलम तेज स्वर में बोल पड़ी, कहाँ हैं आप? फ़ोन क्यों नहीं ले रहे मेरा? मैंने कहाँ न गलती हो गई? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, फ़ोन मत काटिएगा। वह पागलों की तरह बोलती ही चली जा रही थी। बस नीलू बस, नहीं काट रहा हूँ तुम्हारा फ़ोन, प्लीज़ रिलैक्स। मंजीत को उसका इस तरह परेशान होना परेशान करने लगा। आप पक्का मुझसे नाराज़ नहीं हैं? नीलम ने सिसकियाँ लेते हुए पूछा। पहले तुम पानी पियो फिर बात करना मुझसे, उसने कहा। नीलम ने थोड़ा पानी पिया फिर शांत हुई। आप बोलो, तुम ठीक हो ना? मंजीत ने प्यार भरे लहजे में पूछा। आप नाराज़ नहीं है ना मुझसे? आई एम सॉरी, नीलम ने फिर कहा। तुमने क्या मुझे पिंटू चिंटू समझ रखा है जो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करूँगा? मंजीत ने अटकते हुए पूछा। मुझे लगा कि मैंने आपका फ़ोन पिक नहीं किया ना, इसलिए आप मेरा फ़ोन नहीं ले रहे हैं। आई डोंट वांट टू लूज़ यू। नीलम ने अपने दिल की बात दबे लफ्ज़ों में जाहिर कर दी। क्यों, मुझ में ऐसा क्या है? मंजीत ने उससे बात निकलवाने की मंशा से कहा। आप बहुत अच्छे हैं, नीलम मुस्कुराते हुए बोली। उसकी हंसी की खनक सुन मंजीत मचल उठा। बस इसलिए? नहीं, आप बहुत प्यारे भी हैं, वह शर्माते हुए बोली। तो प्यार करने के लिए भी तो कोई होनी चाहिए ना, मंजीत ने शरारती अंदाज में कहा। तो है नहीं क्या? नीलम ने पूछा। कौन? कहाँ? मंजीत ने अनजान बनते हुए कहा। नीलम शर्माई। आपको सचमुच नहीं पता? पता तो बहुत कुछ है, लेकिन श्योर नहीं हूँ। पिंटू चिंटू से जेलस फील करता हूँ। आप भूल क्यों नहीं जाते उसे? मैं भी तो भूल गई हूँ ना, और अब मेरे दिल में कोई और नहीं है, आई स्वेयर, नीलम ने कहा। मंजीत ने धड़कते दिल से पूछा। तो अब तुम्हारे दिल में कौन है? नीलम कुछ नहीं बोली। ओके, गुड नाइट, मंजीत ने नाराज़ होकर कहा। गुड नाइट, नीलम ने भी उसकी आशा के विपरीत कहा। मंजीत के तो तमाम इरादों पर पानी ही फिर गया। क्या? गुड नाइट, हमसे होशियारी, वह बोला।
तो और क्या कहूँ, नीलम ने चिढ़ते हुए कहा। वही जो मैं कहने जा रहा हूँ, कहते हुए मंजीत ने गाना शुरू किया। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, हो मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरे लिए नहीं गाओगी? मंजीत ने अनुरोध किया। नीलम उसके लिए गाने लगी। हर पल मुझको तड़पाता है, मुझे सारी रात जगाता है। हर पल मुझको तड़पाता है, मुझे सारी रात जगाता है। इस बात की तुमको खबर नहीं, सिर्फ तुम ही पे मरता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे रात ढलने लगी है, इन सब की सांसों में प्यार की रागिनी घुलने लगी है। अब देखें कैसी होगी इस तूफानी रात के बाद की सुबह। रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले भाग में। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।